यस सर। ये है सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इसमें होता है कंप्रेसर। इस पूरी यूनिट में एक रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है। वेपर फॉर्म में इसमें कंप्रेसर में आपका रेफ्रिजरेंट आएगा और ये इसको कंप्रेस कर देगा, राइट? कंप्रेशन के बाद इसका प्रेशर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसके बाद इसको हम ठंडा करने के लिए एक कंडेंसर से पास कराएंगे। तो आपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में देखा होगा कि पीछे एक जाली सी लगी रहती है। यस सर। वो जस्ट एक सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ नहीं। बाकी इसमें ये पाइप इस तरह से फ्लो करता रहता है। तो रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर का है इस पाइप के अंदर से फ्लो करेगा और यहाँ पे अपनी हीट को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ठंडा हो जाएगा। और ये ठंडा होने के बाद ये एक रिसीवर में इकट्ठा हो जाएगा। तो रिसीवर भी आपने देखा होगा पीछे ना एक मोटी सी एक यूनिट लगी रहती है, जहाँ भी छोटी सी होती है, ऐसे देखना कॉपर की सी बनी रहती है, पीछे लगी रहती है मेटल, और उसी के अंदर से एक पाइप बारीक सा निकलता है। तो लिक्विड जाके उसमें इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं बहुत बड़ा ये रिसीवर है, छोटा सा रिसीवर ऊपर टंगा सा रहता है, देखा। और इसी के साथ में ये कैपिलरी बनी रहती है, कॉपर का ट्यूब होता है बहुत बारीक सा और ऐसे लच्छा सा घूमता है, ठीक है। तो ये बड़े पाइप से छोटे पाइप में कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से एरिया कम होने की वजह से इसे थ्रॉटलिंग इफेक्ट मिलता है और इसका प्रेशर रिलीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका प्रेशर भी कम हो गया है और टेम्परेचर भी कम हो गया। इसको हम क्या करते हैं, इवेपोरेटर में ले जाते हैं। यहाँ पे इवेपोरेटर में जाके ये अपने आप को इवेपोरेट करेगा। जैसे हमने रेफ्रिजरेटर पढ़ते वक्त समझा, ऐसे ही इसको इस लिक्विड को इवेपोरेट होने के लिए एक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की जरूरत पड़ेगी, जो ये इस जगह से, जिस जगह से ये बना हुआ है वहां से ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर आपके सेब रखे हैं, संतरे रखे हैं, जो भी रखे हैं, ये वहां से इसको एब्जॉर्ब कर लेगा उस हीट को, और जब एब्जॉर्ब करेगा तो ये हो जाएगा इवेपोरेट, ठीक है। और वो हीट कहाँ से ली इसने, उस कमोडिटीज से ली जो जिसके अंदर ये इवेपोरेशन चल रहा है प्रोसेस, यानी कि फ्रिज के अंदर, ठीक है। अंदर रखी हुई चीजें कैसी हो जाएंगी, ठंडी, और ये कैसा हो जाएगा, इवेपोरेट। ये इवेपोरेट होने के बाद ये वापस कंप्रेसर में जाएगा और ये साइकिल रिपीट होगा। इस तरह से हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो कुछ क्वेरी हो तो बताओ। आई थिंक ये कोई बड़ा नहीं है और सिंपल सी सब कुछ है। एक साइकिल में एक रेफ्रिजरेंट वर्क करता है। सर एवापोरेटर वाली प्रोसेस बता दीजिए। हाँ, एवापोरेटर वाली प्रोसेस। देखो कोई भी चीज़ है जब हम उसको इवापोरेट करते हैं, जैसे घड़ा ले लो, पानी उसमें ठंडा हो जाता है, वहाँ पे भी एक इवापोरेशन का प्रोसेस है। आपने घड़ा रखा, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र हैं, वाटर उससे इवापोरेट होता रहता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आती है। या मोर और अच्छे से लोगे तो आपकी स्किन के ऊपर जब पसीना आता है, और वो पसीना जब इवापोरेट होगा, पसीना लिक्विड है लेकिन जब वो इवेपोरेट होगा तो वो उसको इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी स्किन से अब्जॉर्ब की जाएगी। स्किन का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब ये इवेपोरेशन होगा तो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और आप ठंडा महसूस करेंगे। ऐसे सही कुछ यहाँ पे इवेपोरेशन सब नेचुरल हो है ना सर, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, नेचुरल। भाई कोई भी ठंडी चीज गर्म जगह पे जाके इवेपोरेट हो जाती है, तो नॉर्मल सी बात है, नेचुरल फिनोमेना है। सर जो लिक्विड इसमें यूज किया जाता है वो पाइप के अंदर रहकर ही गैस फॉर्म में कन्वर्ट। यस यस, अंदर आप देखेंगे जहाँ पे अंदर चैम्बर बना होता है बर्फ जमाने के लिए, ऊपर के कंपार्टमेंट में आप पानी को रखते हैं, तो वहाँ देखना ये इस तरह की स्ट्रक्चर आपको घूमती हुई दिख जाएगी। उसके अंदर लिक्विड फ्लो करता है। सर ये जो कैपिलरी लगा रहता है, वो जो सरफेस टेंशन में जो कैपिलरी एक्शन है वो सेम है कि ये कुछ अलग रहता है? ये मैं समझ नहीं पा रहा है, बस मेरा फंक्शन तो इस कैपिलरी का ये है कि इसके एरिया को कम कर दें ताकि ये एक थ्रॉटलिंग इफेक्ट इसको मिल जाए। इतना सा काम हमें करना है। और ये कंस्ट्रक्शन है, ये वर्किंग है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की। तो जब आप लिखेंगे तो 1 से लेके 2 तक क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, कंप्रेशन हुआ। देखो एडियाबैटिक है, वापस ही वहीं आएगा ना। इस तरह का जो
कंप्रेसर होता है फ्रिज में जो लगा रहता है, जो आपने देखा होगा, उसमें कोई मोटर आपको बाहर नहीं दिखता, वो एक इनबिल्ट यूनिट है, उसी के अंदर मोटर होता है, उसके अंदर आपका कंप्रेसर होता है, इनबिल्ट यूनिट। ऐसे कंप्रेसर को हर्मेटिक कंप्रेसर बोलते हैं। तो ये जो लगा होता है हर्मेटिक कंप्रेसर लगा होता है आपके फ्रिज में, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही लिक्विड बार बार आता है, वही कंप्रेस होता है, वही वापस जाता है, फिर लौट कर वही उसी स्टेज पे आ जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल काम चल रहा है, गॉट द पॉइंट। तो ये कंप्रेशन हुआ, कैसा है, एडियाबैटिक। जैसे हम इंजन में पढ़े तो वहां भी तो ऐसी कंप्रेशन हो जाता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यहाँ पर भी एडियाबैटिक कंप्रेशन है। और चूंकि रिवर्सिबल है, वापस वहीं आता है, तो इसे कहेंगे 1 से लेकर 2 तक जो प्रोसेस हुआ वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। ठीक है बच्चों। अब देखिए 2 से लेके 3 तक, इस 2 से लेके 3 तक कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है ना। प्रेशर तो वही है, प्रेशर पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है, प्रेशर सेम है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन होगा। 2 से लेके 3 तक ये होगा कांस्टेंट प्रेशर कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन, यस सर। और 3 to 4 इसके बाद ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस ले रहे हैं हम इससे, कैपिलरी से, Yes, sir. तो ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो गया, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और 4 से लेके 1 तक ये क्या है, इवेपोरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है आपका इवेपोरेशन। अब चूंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो इसको भी हमने कहा कि ये कांस्टेंट प्रेशर इवेपोरेशन, ये 4 प्रोसेस है। सर ये जब हीट लेगा उसमें से तो इसका प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना? देखो प्रेशर कब बढ़ता है, ये एक एरिया का फंडा है। यस सर। इसका जो एरिया होता है पाइप का, इस जगह पे जहाँ पे इवेपोरेशन होता है, वहाँ पे इस एरिया को बढ़ा दिया जाता है ताकि लिक्विड फ्लो करे भी तो उसका जो प्रेशर राइज हो वो उसके एरिया के हिसाब से हो, कि प्रेशर ना बढ़े, फट जाएगा ऐसे, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता, ये कांस्टेंट प्रेशर का इवेपोरेशन होता है। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, एक ही रेफ्रिजरेंट होता है, वापस वही घूमता है, ठीक है, समझ में आया? सर गैस भी तो निकलती है, CFC जो गैस निकलती है, वो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले ऐसा होता। सर कंप्रेसर में ये गैस कौन सी होती है? इसमें CFC ग्रुप का कोई सा भी हो सकता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन ग्रुप का कोई भी हो सकता है। ठीक है भाई, बंद करो इसको। तो हमारा आज दिपांशु। ही खत्म हो जाएगा, है ना। एयर कंडीशनिंग जो कंफर्ट कंडीशन है उसको हम जानते हैं। तो आप हवा से चाहते क्या है कि हवा कैसी हो? सबसे पहली बात है कि हवा साफ सुथरी हो, क्लीनलीनेस, यस सर। हवा की चाहिए आपको क्लीनलीनेस। ये क्यों चाहिए आपको? हवा में कोई स्मेल ऐसी हो सकती है जो आपको अच्छी नहीं लगे। यस सर। भाई हवा ठंडी भी है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो बदबू वाली हवा आपके
एसी दे रहा है तो कैसा लगेगा आपको? बेकार लगेगा ना। तो ये आप धूल में खड़े हैं, हवा ठंडी है लेकिन धूल से भरी हुई है, कैसी लगेगी? ये हवा में पॉलन्स है, नुकसान दे रहा है। तो ये क्लीनलीनेस क्यों? ये डस्ट पार्टिकल के लिए और पॉलन्स, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं जो बदबू वगैरह फैला रहे हैं, स्मेल, इनको दूर करने के लिए आप सबसे पहले उसको क्लीन करें। अब जब साफ हवा होगी उसके बाद की बात करेंगे। अब क्या चाहते हैं हवा से कि हवा कैसी होनी चाहिए? तो ये डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है। अगर सर्दियां हैं तो आप चाहेंगे कि हवा आपकी गर्म हो, और अगर गर्मी है तो आप चाहेंगे कि हवा कैसी हो? हवा ठंडी हो। तो यानी कि आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ओके? सफिशिएंट है ना? कुछ और भी चाहते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपने डेजर्ट कूलर अपने रूम में लगा रखा है, और वो जो डेजर्ट कूलर है, रूम बंद कर लिया आपने, हवा तो ठंडी सी लग रही है, लेकिन आप एक अजीब सा फील कर रहे हैं, सफोकेशन, एक स्किन चिपक रही है आपकी, अच्छा फील नहीं कर रहे। क्यों नहीं फील कर रहे? क्योंकि उसने ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया, हवा के अंदर वाटर कंटेंट को ज्यादा बढ़ा दिया, इस वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे। यह सर्दियों में आ जाओ, हवा ठंडी है, बढ़िया है, लेकिन स्किन फट रही है, होठ फट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं? नहीं। तो सर्दियों में आपको थोड़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए, क्योंकि हवा ड्राई हो जाती है सर्दियों के अंदर, और गर्मियों में मॉइस्चर बढ़ जाता है हवा के अंदर, तो वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ गया, उसे कम करना, यानी कि अल्टीमेटली आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब आप कंफर्ट फील करें। ऑलराइट, और कुछ इसके अलावा? हाँ? है, बड़ी अच्छी हवा बना दी आपने, उसको क्लीन कर दिया, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर दिया, ह्यूमिडिटी भी सही कर दी, और एक बड़ा तूफानी पंखा लगा के पेडेस्ट्रियल फैन आपके भोपड़े में लगा दिया उसको अच्छे से। कुछ देर तो आपको बड़ा अच्छा फील लगेगा, कुछ देर बाद ऐसा लगेगा जैसे चोट मार रही है, अच्छा फील नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लो सही नहीं है, तो फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, डायरेक्ट हवा नहीं। अभी एक और चीज बची, फ्लो ऑफ एयर, और कुछ भी, प्रेशर भी हो सकता है, हालांकि ये इतना वो नहीं पड़ता, लेकिन कंफर्ट कंडीशन में आता है। कभी कभी आप ट्यूबवेल के नीचे गए हो, यस सर, तो आप अंदर जाके थोड़ा सा सफोकेट फील करते हैं, सांस अच्छी नहीं आ रही, या पहाड़ पे ऊपर चढ़ गए हो, है ना, जहाँ प्रेशर कम हो जाता है, तब भी देखा होगा कि अच्छा सा फील हो रहा है, हालांकि हवा ठंडी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप अच्छा फील नहीं कर रहे। तो प्रेशर का भी एक फंडा है। तो आप इतनी सारी चीजें चाहते हैं अपने एयर कंडीशनर से, ताकि आपको कंफर्ट पैदा हो, अच्छा फील करें। आप कौन कौन सी चीजें बताई? एक तो क्लीनलीनेस होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होनी चाहिए, एयर का फ्लो एक रेगुलेटेड होना चाहिए, प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए। इन चीजों की हमें जरूरत पड़ी, और इसी वजह से हमारा एसी बना अल्टीमेटली। अब बात आती है कि क्या ये कंफर्ट कंडीशन सभी के लिए एक जैसी है या सभी के लिए अलग अलग है? क्यों भाई, गर्मियों में सर्दी नहीं चाहिए, गर्मियों में तुम्हें सबके लिए एक नहीं है। कौन बच्चा ऐसा है जिसे गर्मियों में ठंडी हवा नहीं चाहिए? हाँ? और सर्दियों में सर्दी नहीं चाहिए, थोड़ी और सर्दी पड़े, सर्दी में और सर्दी चाहिए, ऐसा कुछ है? ऐसा है? ये रहा तो है इसके अंदर मंगलदीप करा जाता है। ये सर, ये सब बहुत चाहिए। लड़कियों को ठंडा लगती, ऐसा लड़कियों को ठंड मैं देखो हर किसी के लिए
ये टेम्परेचर कंडीशंस अलग होंगे। ये जेंडर पे डिपेंड करेगी, ये एज के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, ये इनफैक्ट मूड के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, ये आपकी रेस के ऊपर भी डिपेंड करेंगी, ये आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं कि हमारा एज के ऊपर क्या है। एज के बारे में बात करें, देखो जब छोटा बच्चा होता है तो उसे कंफर्ट कंडीशन ज़्यादा चाहिए, और एक जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको कंफर्ट कंडीशन ज़्यादा चाहिए। यस सर। बाकी जब आप इस Normal। बीच में हैं, नॉर्मल है, तो आप कुछ रेस्ट कंडीशंस को भी झेल जाएंगे, ज़्यादा फर्क आपको नहीं। क्लियर हुई बात? कुछ पूछना है इसमें? नो सर। हालांकि बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल बताते हैं, चलो चलो। देखिए, जैसे जब बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर डेवलपिंग। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गन्स, द टिश्यूज, एक कंफर्ट जोन की जरूरत पड़ती है ताकि बच्चा अच्छे से डेवलप हो जाए। और अगर वो नहीं हो रहा है तो बच्चा रोने लगता है, बिकॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। सर कैमरे में नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से आप बुढ़ापे में देखेंगे तो बूढ़े व्यक्ति को थोड़ा कंफर्ट जोन ज़्यादा अच्छा चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ऑर्गन्स डिटर्मिनेट हो रहा है, अब वो रेस्ट कंडीशंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इस वजह से ऐसा होता है। दूसरी चीज़ आती है जेंडर। यहाँ पर अगर हम मेल की बात करें तो वो ज़्यादा कंफर्ट कंडीशंस की ज़्यादा उनको जरूरत नहीं पड़ती, कंपैरेटिवली फीमेल्स को कंफर्ट जोन की ज़्यादा जरूरत पड़ती यस सर, यस सर, यस सर। है, और इसकी वजह से उनका मूड स्विंग भी होता है मेल की कंपैरेटिवली। और यहाँ तक की स्टडी कह सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी पड़ती है तो फीमेल के मूड स्विंग ज़्यादा होने की वजह से सुसाइडल अटेम्प्ट भी ज़्यादा होता है। यहाँ तक कंडीशन वीडियो चलने वाला बहुत सारी बातें बताते हैं आप। जेंडर के अलावा जियोग्राफिकल लोकेशन, भी कंफर्ट कंडीशन को डिसाइड करेगी। ज्योग्राफिकल लोकेशन भी कंफर्ट कंडीशन को डिसाइड करेगी कि आपको कितनी कंफर्ट कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल उनको देखो, अमेरिकन को यहाँ आते हैं सर, यहाँ नहीं सर, गर्मी में लाल हो जाते हैं, हाँ जो भी है। ये ले। अफ्रीकन को देख लो तुम, लाल नहीं पड़ रहा है एग्जांपल ब्लैक व्हाइट का देखो। जो इक्वेटस के करीब है उनको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रेस आप किस रेस से ताल्लुक रखते हैं, तो ये भी डिपेंड करेगा। रेस यानी कि जैसे रेस किस फील्ड सर? फील्ड किस फील्ड में? अबे रेस भी ताल्लुक रखती है। देखो जब ये चालू है तो मेरी आवाज आनी चाहिए इसमें, तुम नहीं हो ऐसा सोच के चलना है। अंकल का गया। तो जब ये चालू हो गया भाई, यस सर। ये हमारा नॉर्मल थर्मोमीटर है, बुखार नापने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जाता है, लेबोरेटरी में भी ये होता है। इसके अंदर सबसे नीचे आप देखेंगे एक बल्ब की जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर मरकरी भरा रहता है, राइट। और ये मरकरी फर्दर एक ग्लास ट्यूब से जुड़ा रहता है, हमने कैपिलरी कहा या ट्यूब कहा, जो भी आप कहना चाहें। और ये इसकी पूरी एक ग्लास की बॉडी होती है जिसके ऊपर मार्किंग बनी रहती है। होता क्या है, जब भी कभी टेम्परेचर सेंस करना होता है तो ये मरकरी उस टेम्परेचर को सेंस करने की वजह से थर्मली एक्सपेंड कर जाता है, यानी कि इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। अब ये थर्मल एक्सपेंशन होने की वजह से इस ट्यूब के अंदर ऊपर राइज करता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो इसका राइज है, ये
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस टेम्परेचर की जिसको इसने सेंस किया। यानी कि कम टेम्परेचर है तो कम राइज करेगा, ज्यादा टेम्परेचर है तो ये ज्यादा राइज हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये राइज कर रहा है। तो अल्टीमेटली जब ये राइज कर रहा है तो इसकी लेंथ ऊपर बढ़ रही है और हम मेजर क्या करना चाहते हैं, टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस लेंथ को टेम्परेचर की टर्म में कैलिब्रेट कर लें। हम ये जानने की कोशिश करें कि नोन पहले से एक प्री डिसाइडेड टेम्परेचर देने के बाद, जैसे पिघलती हुई आइसक्रीम या आइस, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस पे जब आप इसको डिप करें तो ये कहाँ पर है, या फिर उबलते हुए पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ये कहाँ पे चला गया हो, ये हमें ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए। समझ रहे? Yes, sir. तो उसके बीच में आप 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाइए और बढ़ाने के बाद आप उसको देखिए कि ये कितने डिग्री पर कितना राइज हो रहा है, आप उतने मार्क इस पे लगाते चले जाइए। इसे कहते हैं कैलिब्रेशन प्रोसीजर। जब हम मेजरमेंट वाली यूनिट पढ़ेंगे तब हम इसे डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम टेम्परेचर को लेंथ की टर्म में कैलिब्रेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन हम रीड क्या करेंगे, टेम्परेचर रीड करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट में हम इसको रीड करेंगे। बात क्लियर हुई? तो अगर हम इस बल्ब को नॉर्मल रूम में रखें और टेम्परेचर को लें तो जो टेम्परेचर ये बताएगा वो होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और अगर इस बल्ब को हम एक कॉटन के फाहे से, कॉटन की विक से, एक सूती कपड़े से उसको पानी में भिगोकर इसके ऊपर लगा दें तो ये वेट हो जाएगा और तब जो ये टेम्परेचर बताएगा तब ये बताएगा वेट बल्ब टेम्परेचर, उसे हम WBT बोलेंगे। तो DBT ज्यादा होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होगा और गीला कॉटन विक लगाने की वजह से इसका टेम्परेचर में एक डिप्रेशन होगा जो कि कम कर देगा टेम्परेचर को, यानी कि DBT ज्यादा WBT कम। इन दोनों के बीच में जो डिप्रेशन हुआ ये वेट बल्ब डिप्रेशन कहलाता है और WBT की जो रीडिंग आएगी ये हो जाएगी DBT माइनस WBT। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 चीजें पढ़ी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब डिप्रेशन। ये तीनों चीजें समझ में आएगी। लास्ट में बचता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसको समझ लीजिए, मॉइस्चर में कंटेंट, एयर में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर के अंदर, जिस टेम्परेचर पर ये ड्यू में बदल जाए उस पॉइंट को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। आई थिंक अब हमारे सारे टॉपिक क्लियर है।